नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ। ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर, सीएम योगी ने डाटा सेंटर का उद्घाटन कर दिया है। देश के सबसे बड़े डाटा सेंटर का सीएम योगी ने उद्घाटन किया है। ग्रेटर नोएडा में बना भारत का ये सबसे बड़ा डाटा सेंटर बताया जा रहा है। अब ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण जाएंगे योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी अगले 24 घंटे में होने वाले शिलान्यास को लेकर चर्चा भी करेंगे और प्राधिकरण के सीईओ और अन्य उच्च अधिकारी मौजूद भी रहेंगे। तो इस बैठक में पुलिस कमिश्नर और कलेक्टर भी मौजूद रहेंगे। ग्रेटर नोएडा में स्थित गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में सीएम योगी विश्राम करेंगे। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त नोएडा में मौजूद हैं और एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम जिसकी चर्चा पिछले काफी समय से हो रही थी, एक बड़ा डाटा सेंटर, क्योंकि ये देश का सबसे बड़ा डाटा सेंटर है, इसलिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका उद्घाटन करने के लिए पहुंचे। तो ये कितना बड़ा डाटा सेंटर है ये आपको समझना जरूरी है। ये देश का सबसे बड़ा डाटा सेंटर है, उत्तर प्रदेश का ये पहला डाटा सेंटर है। 81,000 वर्ग मीटर में ये सेंटर बना है और यहां पर अब कुछ ही वक्त में काम शुरू हो जाएगा। तो डाटा सेंटर की 30 मेगावाट क्षमता है। पहला टावर तैयार हो चुका है, 6 टावर बनाए जाएंगे। ये पहला टावर है जो बनकर के तैयार हो गया है। करीब 7,000 करोड़ का इसमें निवेश होगा। तो उत्तर प्रदेश अब लगातार प्रगति कर रहा है औद्योगिक क्षेत्र में भी, और निवेश जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बढ़ रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और आज ये जो बड़ा डाटा सेंटर बना है इसकी चर्चा चारों ओर हो रही है। ललित पंडित हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता बने हुए हैं। ललित पंडित, डाटा सेंटर का उद्घाटन कर दिया गया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से, क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, हीरानंदानी ग्रुप के द्वारा बनाया गया डेटा सेंटर जिसका नाम यूटो डेटा सेंटर है, उसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा यहाँ पर किया गया है। उनके साथ में यहाँ पर जो सेंट्रल मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव, जो मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी एंड रेलवे के मिनिस्टर हैं, और राजीव चंद्रशेखर जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो मिनिस्टर हैं वो साथ में शामिल रहे हैं। ये सबसे बड़ी चीज है कि जो आज की डेट में सोशल मीडिया का जो एक दौर चल रहा है, सोशल मीडिया में जो डेटा प्राइवेसी को लेकर के बातें की जाती हैं, ऐसे में डेटा को सिक्योर रखना बहुत ही आवश्यक है। उसको लेकर के डेटा सेंटर अभी तक इंडिया में कोई वर्किंग कंडीशन में नहीं था। ये पहला डेटा सेंटर है जो कि इंडिया में यहाँ पर सेटअप किया गया है, और इसमें अभी जो पहला जो इसका टावर अभी तैयार किया गया है उसमें 30 मेगावाट की कैपेसिटी उसकी रहेगी। जो इंडिया की नीड है वो लगभग 400 मेगावाट की नीड इंडिया को डेटा सेंटर की है। लेकिन जो अभी इसके जब 6 टावर पूरे कंप्लीट हो जाएंगे तो ये 250 मेगावाट, मतलब 60% ऑफ नीड जो कैपेसिटी इंडिया को चाहिए, 60% उसकी कैपेसिटी इसी हीरा नंदानी ग्रुप के जो डेटा सेंटर है इससे पूरी हो पाएगी। ठीक है ललित, इसके अलावा और क्या कुछ आज कोई कार्यक्रम रहेगा या फिर कल ही रहेगा? अभी जो डेटा सेंटर का उद्घाटन करने के बाद में मुख्यमंत्री यहाँ से ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के लिए निकलेंगे, जहाँ पर जो ग्रेटर नोएडा में मेरठ जोन के जो अधिकारी हैं उनके साथ में एक रिव्यू मीटिंग यहाँ पर उनके द्वारा की जाएगी, जिसमें समीक्षा बैठक में सभी अधिकारी जो एडीजी मेरठ जोन है, कमिश्नर नोएडा है, सीईओ है तीनों अथॉरिटीज के, व साथ में जो कमिश्नर मेरठ जोन के हैं उन सभी के साथ में मिलकर के एक समीक्षा बैठक की जाएगी कानून व्यवस्था को लेकर के। साथ में बीते दिनों एक इकोटेक 1 थाना क्षेत्र में एक घटनाक्रम हुआ था जिसमें एक छात्र का अपहरण किया गया था, और उसको बाद में जब पुलिस के द्वारा छात्र को रिकवर किया गया और जो उसमें बदमाश थे, एक बदमाश को गोली मारकर जिससे पुलिस की मुठभेड़ में उस बदमाश की मौत हो गई थी। उस पूरी पुलिस टीम को भी यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ललित तमाम इस जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। और अगली खबर आपको बता दें, लखीमपुर खीरी से महत्वपूर्ण खबर है। गोला गोकर्णनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार प्रसार शुरू हो चुका है। सीएम योगी ने बीजेपी प्रत्याशी अमन गिरी के लिए प्रचार प्रसार किया। बीजेपी ने उपचुनाव के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। सीएम योगी ने गोला गोकर्णनाथ में उपचुनाव रैली को संबोधित भी किया। बीजेपी और सपा उम्मीदवारों के बीच में ये सीधा मुकाबला है, यानी कि ये आमने सामने की टक्कर है। इसमें बाकी जो पार्टियां हैं वो पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। ये सीट जीतना बहुत महत्वपूर्ण भी है क्योंकि यहाँ पर पहले भी बीजेपी के ही प्रत्याशी थे और उसके बाद उनके बेटे को अब यहाँ पर प्रत्याशी बनाया गया। ये सीट खाली हो गई थी और अब यहाँ पर चुनाव हो रहा है, लेकिन इसमें ना तो कांग्रेस पार्टिसिपेट कर रही है ना बीएसपी।
तो ये समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में आमने सामने की टक्कर है। और सीएम योगी ने बीजेपी प्रत्याशी अमन गिरी के लिए प्रचार प्रसार किया है। ये प्रचार प्रसार कितना प्रभाव डालेगा, ये देखने वाली बात। और उन्होंने लखीमपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ की हुंकार आज देखने को मिली। डबल इंजन की सरकार में तेजी से विकास हो रहा है और इसी के साथ साथ डबल इंजन की सरकार को ताकत अब जनता को देनी होगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विपक्ष तो हमेशा षड्यंत्र करता रहेगा और जो विकास कर रहा है वो मौजूदा सरकार है। सपा सरकार ने प्रदेश में कुछ काम नहीं किया, हमने काम करके दिखाया है। समाजवादी पार्टी ने अभी से हार का रोना शुरू कर दिया है। तो लखीमपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ की हुंकार और इस पूरी रैली में, पूरे जन संबोधन में क्या कुछ मुख्यमंत्री ने कहा है, ये आपको सुनवाते हैं। गोला गोकर्णनाथ मंदिर को जो छोटी काशी के रूप में विख्यात है, इसको भी काशी की तर्ज पर बेहतरीन कॉरिडोर के रूप में दर्शनीय बना दिया जाए। और हम लोगों ने इसकी कार्य योजना भी बनानी प्रारंभ हो गई। ये दुर्भाग्य है कि हमारे बीच में आज श्री अरविंद गिरी जी नहीं है, लेकिन उनके सुयोग्य पुत्र श्री अमन गिरी हमारे बीच में है, उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए हमारे बीच में है। और भाइयों बहनों, सचमुच इस कार्यक्रम का आधारशिला रखने के लिए भी हम ही लोग आएंगे। जब यहां पर छोटी काशी को वास्तविक काशी में बदलने के लिए, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर आगे बढ़ाने के लिए इस कार्यक्रम का शुरुआत करने के लिए फिर यहां पर आकर के वास्तविक स्वरूप इस छोटी काशी को देने का कार्य भी हम लोग करेंगे, जिससे आस्था का भी सम्मान होगा, रोजगार का भी सृजन होगा। उत्तर प्रदेश और केंद्र दोनों सरकारें मिलकर के डबल इंजन का काम करती है। स्वाभाविक रूप से डबल इंजन की जब सरकार चलेगी तो कई गुना रफ्तार से योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाने का कार्य भी करेगी। डबल इंजन सरकार को ताकत देने के लिए ही मैं विधानसभा चुनाव के अंदर भी आया था। आज से ठीक 8 महीने पहले याद करिए, इसी स्टेडियम में श्री अरविंद गिरी जी के लिए, रोमी साहनी जी के लिए आप सबसे अपील करने के लिए मैं आया था। इस जनपद के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, इन सबको चुनाव जिता करके भेजिए, सरकार बनेगी। आपकी भावनाओं के अनुरूप प्रदेश के अंदर हम कानून व्यवस्था की स्थिति को भी सुधार करके आपको। तो सीएम योगी आदित्यनाथ लखीमपुर के गोला गोकर्णनाथ में चुनावी जनसभा के बाद बरेली में वो पहुंचे और उन्होंने एयरफोर्स के लॉन्च में जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की और 38 मिनट के भीतर मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों से शहर के विकास की नब्ज भी टटोली। इस दौरान जनप्रतिनिधियों ने सड़कों में गड्ढों के मुद्दे को उठाया और इस पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि नवंबर के अंत तक सड़कों के गड्ढे हर हाल में भरे जाने चाहिए। सीएम ने यह भी कहा कि कई चीनी मिलों पर पिछले सत्र का गन्ना भुगतान बकाया है। अधिकारी सुनिश्चित करें कि 30 नवंबर तक प्रत्येक किसान को बकाया मिल जाए। बैठक में जनप्रतिनिधियों ने एम्स का मुद्दा उठाया। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा बरेली में एम्स बने, इसके लिए सरकार प्रयासरत है। बाकायदा प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है, उस पर काम हो रहा है। प्रोजेक्ट जो भी हैं अगले महीने में वो समय देंगे, फिर आएंगे सभी प्रोजेक्ट को वो उद्घाटन करेंगे, ऐसा करके समय देने के बाद बरेली के बारे में राय ली और बरेली के विकास के बारे में बात की। अगले महीने फिर आएंगे। चुनाव को लेकर क्या कहा? अच्छी बात हुई है। मुझे लगता है कि वो चिंता करते हैं हर क्षेत्र की। चुनाव को लेकर क्या कहा? चुनाव तो अभी निकाय चुनाव को फिर आएंगे, परियोजनाएं कुछ फिर आएंगे दोबारा अगले महीने कहा ना, अब भी दोबारा आने। सीएम साहब ने विशेष तौर से बरेली के विकास को भी कर और एम्स बहुत बड़ी ज़रूरत है, उसकी विशेष मांग की गई। मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है, उसका प्रस्ताव भेज दिया। दूसरी चीज़, जो सड़कों की खराब स्थिति बरसात में हो गई है, उस बात को भी हमने रखने का काम किया। तो उन्होंने तत्काल अधिकारियों से कहा और हमारा लाल फाटक का पुल तैयार है,
निकाय चुनाव तो हम जीतेंगे ही, इस पर विस्तार से चर्चा होगी। डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है लगातार, इसको लेकर कोई दिशा निर्देश दिए गए हैं? जी, डेंगू को लेकर के भी और जानवरों की बीमारी को लेकर के भी विशेष तौर से मुख्यमंत्री जी ने कहा है जो सड़कों पर जानवर घूम रहे गौवंश उनको तत्काल गौ आश्रय में भेजा जाए और डेंगू के रोकथाम के लिए लगातार मॉनिटरिंग की जाए। जिलाधिकारी और कमिश्नर सबको निर्देश दिए हैं कि कहीं निकाय चुनाव को लेकर अभी जो भी प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनके उद्घाटन होने हैं उनको जल्दी से जल्दी तैयार किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी का वो जल्दी आकर उनका उद्घाटन करें। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर मुख्यमंत्री बोले कि सीएम ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि भारत को एकता के सूत्र में बांधा गया है सरदार पटेल की ओर से। भारत दुनिया का मार्गदर्शन कर रहा है। केवड़िया में सरदार पटेल की सबसे बड़ी प्रतिमा स्थापित है। गुजरात का केवड़िया एक तीर्थ स्थल बन चुका है। कुछ सरकारों ने सरदार पटेल को सम्मान नहीं दिया। सरदार पटेल देश के लोगों के लिए प्रेरणा है। सरदार पटेल के सपनों को साकार भी किया जा रहा है। तो सभी जिलों में एकता दिवस का कार्यक्रम हो रहा है। सरदार पटेल का स्मरण पूरा देश कर रहा है। भारत दुनिया के लिए एक प्रेरणादायी देश जरूर बना है। जहां सरदार पटेल जैसा महानायक वहां आतंकवाद नहीं। आज देश में नक्सलवाद खत्म होता जा रहा है। कश्मीर में विकास की धारा बहनी शुरू हुई है। भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन रहा है। हम सब जानते हैं अंग्रेजों की कुटिल चाल थी भारत को कई टुकड़ों में बांटने की। (563) से अधिक रियासतें भारत के अंदर थी और इन 563 से अधिक रियासतों को उस समय की ब्रिटिश सरकार ने इस बात की आज़ादी दी थी कि वे चाहें तो भारत में रह सकते हैं, वे चाहें तो पाकिस्तान के साथ जा सकते हैं या अपने स्वतंत्र अस्तित्व को भी बनाए रख सकते हैं। लेकिन अपनी सूझबूझ, संगठन क्षमता और अपनी मातृभूमि के प्रति उनके अगाध निष्ठा ने भारत को एकता के सूत्र में बांधते हुए सभी 563 से अधिक रियासतों को शांतिपूर्ण तरीके से भारत की वर्तमान भारत का हिस्सा बना करके उन्हें भारत का एक महत्वपूर्ण अंग बना करके वर्तमान भारत की शिल्पी के रूप में वे जाने जाते हैं। हम सब जानते। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि भारत दुनिया के लिए एक प्रेरणादायी देश बना है और भारत अब लगातार उन्नति की ओर अग्रसर है। जहां सरदार पटेल जैसा एक महानायक हो वहां आतंकवाद नहीं है। तो आज देश से नक्सलवाद खत्म होता जा रहा है और ये मौजूदा सरकार और जनता के सहयोग से ही संभव हो पाया है। यूपी सरकार के राज्य मंत्रियों में नाराजगी अब बाहर आ चुकी है। औद्योगिक विकास राज्य मंत्री जसवंत सैनी नाराज दिखाई दे रहे हैं। जसवंत सैनी का नंद गोपाल नंदी पर सीधा आरोप है। बैठकों में राज्य मंत्रियों को नहीं बुलाने का आरोप है और नंदी से नाराजगी के बीच एसीएस ने मोर्चा संभाला। एसीएस अरविंद कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। विभागीय बैठकों में जसवंत सैनी को बुलाने के निर्देश दिए गए। तो नंदी की एकला चलो की नीति से महकमे में अब तकरार दिखाई दे रही है और सवाल खड़े हो रहे हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, राज्य मंत्री जसवंत सैनी नाराज चल रहे हैं और इसलिए नाराज चल रहे हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि विभागीय बैठकों में मुझे नहीं बुलाया जाता है। तो न्यूज़ वन इंडिया के सवालों से मुकरे हैं मंत्री जसवंत सैनी और नंद गोपाल नंदी से किसी प्रकार की कोई नाराजगी नहीं है। ये जसवंत सैनी ने न्यूज़ वन इंडिया पर कहा। जसवंत सैनी ने नंद गोपाल नंदी पर आरोप भी लगाए थे। बैठकों में राज्य मंत्रियों को नहीं बुलाने का आरोप भी लगाया था।
नंदी की एकला चलो की नीति से महकमे में क्या तकरार उत्पन्न हो रही है, क्या ये सच है और क्या अब तमाम जो मंत्री हैं वो मीडिया के सामने बोलने में कतरा रहे हैं या फिर उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रेशर है? तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। नंदी की एकला चलो की नीति से महकमे में क्या तकरार उत्पन्न हो रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि जब हमने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया तो न्यूज़ वन इंडिया के सवालों से जसवंत सैनी मुकर गए। हालांकि उन्होंने ये शिकायत दर्ज कराई थी कि उन्हें विभागीय बैठकों में नहीं बुलाया जाता है। आपको इसी पूरे मामले पर लखनऊ से अपने सहयोगी मनीष मिश्रा की रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें तो कैबिनेट मंत्री के रसूख के आगे कहीं फीके नजर आने लगे हैं उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री। जी हां, हम बात करेंगे चाहे जल शक्ति मंत्रालय की, पीडब्ल्यूडी की, चाहे स्वास्थ्य की, और अब ताज़ा मामला आया है औद्योगिक विकास मंत्रालय का, जहां के राज्य मंत्री जसवंत सैनी ने अपने ही कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी पे यह आरोप लगाया है कि उनको बैठकों में नहीं बुलाया जाता है, उनको सरकारी बैठकों में नहीं बुलाया जाता है। इस बार आपको बता दें कि ग्लोबल समिट जो होने वाली है 2023 की, उसकी तैयारियों की बैठक हुई थी। उसमें जसवंत सैनी को दरकिनार किया गया था, उसका क्रेडिट लेते नजर आए थे नंद गोपाल नंदी। उन्हीं के विकास के एसीएस अरविंद कुमार ने एक लेटर भी जारी किया है जिसमें कहा गया है कि कोई बैठक आओ तो उसके लिए उनके राज्य मंत्री जसवंत सैनी को उसमें बुलाया जाए, ये अनिवार्य किया गया है। हालांकि मंत्री जी सामने बोलने पे कहते हैं कि ऑल इज वेल, पर ऑल इज वेल नहीं है और शायद इसकी दरकार हमारे पीछे ये मुख्यमंत्री आवास है यहाँ तक पहुँचने लगी है। इसी के 50 मीटर की दूरी पे रहते हैं नंद गोपाल नंदी और शायद ग्लोबल समिट जो होने वाली है 2023 उसका कहीं ना कहीं क्रेडिट लेने की होड़ सी मची है इस समय उत्तर प्रदेश सरकार में। आपको बता दें ये पहला मामला नहीं है जब कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्रियों में ऐसी तीखी झड़प देखने को मिली थी, जिसकी गूंज न केवल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आवास तक बल्कि दिल्ली तक भी देखने को मिली थी। क्या जसवंत सैनी जिस तरह का दावा करते हैं ऑल इज वेल, और जिस तरह का हमने लेटर दिखाया है जो दिखाता है कि नो ऑल इज नॉट वेल, देखना होगा कि इसकी गूंज उत्तर प्रदेश के सरकार के मंत्री नंद गोपाल नंदी और मुख्यमंत्री के बीच रह जाती है कि इसकी गूंज भी दिल्ली तक सुनाई देती है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो उत्तर प्रदेश में क्रेडिट लगी है अपने काम को लेके, अपने नाम को लेके। कैमरामैन साहब के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ वन इंडिया, लखनऊ। लखनऊ से अगली खबर आपको बता देते हैं। यूपी के 34 जिलों को अब ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा। सीमा में प्रवेश करते ही अब नए यूपी की एक झलक देखने को मिलेगी। ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर इन 34 जिलों को विकसित किया जाएगा। पर्यटन, संस्कृति और औद्योगिक श्रेणियों में बांट करके विकास किया जाएगा। सीमावर्ती जिलों में युवा और ऊर्जावान अधिकारियों की तैनाती होगी। पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर का विकास होगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 34 जिलों को ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर विकसित किया जाएगा। ब्रांड एम्बेसडर यानी कि जो आपके पूरी प्रदेश की छवि को दर्शाते हैं वो ब्रांड एम्बेसडर, यानी कि पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती, इन सभी जिलों का विकास होगा। अगली खबर आपको बता देते हैं। लखनऊ से अगली खबर, सीएम योगी ने धान खरीद की समीक्षा बैठक की है। मूल्य समर्थन योजना के तहत दिशा निर्देश दिए गए हैं। ये निर्देश दिए गए कि धान खरीद को पूरा किया जाए और तत्परता से संचालित किया जाए और राज्य सरकार के लिए किसानों का हित सर्वोपरि है। क्रय केंद्रों पर पारदर्शिता के साथ धान की खरीदी हो। धान खरीद में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा तो किसानों के हितों की अनदेखी करने वालों की जवाबदेही तय की जाए। किसानों को समय से उनकी उपज का भुगतान किया जाए, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बैठक में कहा। क्योंकि किसानों को साथ लेकर के चलना है, उनकी तमाम मांगों को ध्यान में रखना है और इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन पूरी प्रक्रियाओं में स्ट्रिक्ट दिखाई देते हैं। लखनऊ से अगली खबर आपको बता देते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले बड़े पैमाने पर भर्ती की तैयारी की जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से रिक्त पदों का ब्यौरा तलब किया गया है।
बेसिक शिक्षा विभाग में करीब 51,000 शिक्षकों के पद खाली हैं। राजकीय विद्यालयों में 7,471 शिक्षकों के पद खाली हैं। 2,215 प्रवक्ता और एलटी संवर्ग के 5,256 पद खाली है। यूपी में 2017 से अब तक 1,64,000 शिक्षकों के पदों को भरा गया है। हाईकोर्ट में समूह ग और घ के 3,932 पदों पर अब भर्ती होगी। हाईकोर्ट में भर्ती के लिए 13 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन होगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। और इसी के साथ साथ लोकसभा चुनाव से पहले कहां-कहां पर रिक्त पद हैं, उनकी जानकारी राज्य सरकार की ओर से ली गई है। हाईकोर्ट में भर्ती के लिए 13 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन होगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि कहां-कहां रिक्त पद है और उत्तर प्रदेश सरकार ने अब तक कितने रिक्त पदों को भरा है, उसका ब्यौरा जुटाया गया है। एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताएं, लखनऊ से उत्तर प्रदेश एटीएस चीफ नवीन अरोड़ा बने हैं और ताइक्वांडो एसोसिएशन के अध्यक्ष। यूपी गुडविल ताइक्वांडो एसोसिएशन के बैठक में नई कार्यकारिणी का चुनाव हुआ है। सर्वसम्मति से नवीन अरोड़ा को अध्यक्ष और जावेद खान को महासचिव चुना गया है। हिना हबीब को कोषाध्यक्ष और अधिवक्ता रजा हुसैन को संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है। और ताइक्वांडो खेल के विकास एवं उचित प्रशिक्षण के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा, ये नवीन अरोड़ा की ओर से कहा गया है। तो यूपी एटीएस चीफ नवीन अरोड़ा अब ताइक्वांडो एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं। कानपुर से अगली खबर आपको बता दें, रामगोपाल चौराहे पर नशेबाज ने युवक को जमकर के पीटा है। मामूली विवाद के बाद बीच सड़क पर युवक को जमकर पीटा गया। स्थानीय लोगों ने नशेबाजी और ठेला संचालक को समझाया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। गुजैनी थाना क्षेत्र के रामगोपाल इलाके की पूरी घटना बताई जा रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और यहां पर बीच बचाव करते हुए लोग हालांकि जरूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक युवक को बीच चौराहे पर जमकर के पीटा गया है। गुजैनी थाना क्षेत्र के रामगोपाल इलाके की घटना है। तो नशेबाज व्यक्ति ने युवक को जमकर के पीटा। रामगोपाल चौराहे पर नशेबाज ने युवक को जमकर के पीटा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मामूली विवाद के बाद बीच सड़क पर युवक को पीटने की एक घटना सामने आई है। हालांकि वहां जो लोग मौजूद थे उन्होंने बीच बचाव करने की कोशिश जरूर की है, लेकिन माहौल एकदम से बिगड़ गया और लोग इकट्ठा हो गए। फिलहाल बड़ी खबर में मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।